दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं टैलेंट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लेकर। जी हां, यूनिट 2 पे मैं हूं और इसका पार्ट 2 पे आ गया है मेरा ये वीडियो। और जल्द से जल्द मैं पूरा पार्ट 2 कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश है। मींस के पूरा मैं सेकंड यूनिट 2 ही पार्ट के अंदर पूरा कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि सेकंड पार्ट के अंदर ही टैलेंट मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाए। एमबीए थर्ड सेम का सब्जेक्ट है एचआर का। अभी भी कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर एचआर मार्केटिंग फाइनेंस के सर सब्जेक्ट बता दो। अरे भाई, सेमेस्टर खत्म होने को है, एग्जाम आने को है, थोड़ा सा आप सीरियस हो जाओ। अब तो सब्जेक्ट के नाम याद कर लो। बीबीए में कंपलसरी सब्जेक्ट है, बीकॉम ऑनर्स में आता है, पीजीडीसीए में और यूजीसी नेट में कम से कम इस सब्जेक्ट से 7 क्वेश्चन आते हैं। कितने? मिनिमम 7 क्वेश्चन अगर आप एचआर से दे रहे हो तो ये 7 क्वेश्चन इसके आते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी है यूनिट। इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया है, ऑलरेडी इसका लास्ट पार्ट अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, वो था क्वेश्चन आर एंड इंटरव्यू। तो बेसिकली दोनों अलग अलग चीज होती है और दोनों क्वेश्चन आर को अगर आपको समझना है तो प्रश्न वाली हिंदी में बोलते हैं अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, उसको क्वेश्चन आर बोल दिया जाता है। क्वेश्चन आर के अंदर क्या चेक किया जाता है? बेसिकली क्वेश्चन आर जो होता है वो रिटर्न होता है। कैसा होता है? रिटर्न होता है। इसके अंदर क्या चेक करते हैं? इसके अंदर चेक करते हैं कि बंदा जो है उसकी नॉलेज कितनी है। क्या चेक करा जाता है? नॉलेज कितना है, मींस के सब्जेक्टिव ज्ञान आपके अंदर कितना है, अभी तक जो आपने एमबीए के अंदर पढ़ा है वो चेक किया जाता है। कोई सर्वे होता है वो क्वेश्चन आर बेस्ड होता है। क्वेश्चन आर जो होता है वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, सब्जेक्टिव बेस्ड होता है। इंटरव्यू होता है वो दो व्यक्तियों के मध्य या एक पूरा पैनल बैठता है और एक बंदा बैठता है, इनके मध्य बीच में बात करी जाती है। जो बात से वो क्या चेक कर रहे हैं, आपकी न केवल नॉलेज चेक करते हैं बल्कि आपकी एटीट्यूड भी चेक करते हैं और आपकी स्किल भी चेक करते हैं। 3 चीजें वो चेक कर रहे होते हैं, एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल। वो इंटरव्यू के अंदर चेक होती है। इंटरव्यू जो होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन में आता है। लाइक कि सपोज यू बिकम आवर मैनेजर, कि आप अपने आप को 4 साल बाद क्या देखते हैं अगर हमको मैनेजर बना देते हैं तो? अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री होते तो आप सबसे पहला कदम क्या उठाते? अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता? ये क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में बेसिकली। और क्वेश्चन आर जब डेवलप किया जाता है तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आर से हम छटनी का काम करते हैं। छटनी जिसको बोला जाता है, स्क्रूटनिंग का काम बोला जाता है। मींस के आप उसमें सीक्वेंस में लगाए, 25 बंदों ने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा, उनमें से मेरे को अगर कोई 5 बंदे लेने हैं जिनका मेरे को इंटरव्यू करवाना है, तो मैं कि पहले क्वेश्चन आर, जिसको रिटन टेस्ट के नाम से बोला जाता है, इसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चन दिए जाते हैं। इतनी सी बात थी। दोनों में डिफरेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आर एंड डिफरेंस। ये एक्चुअल में दिया हुआ है, पीपीटी अपलोड हो जाएगी, लेकिन मेरा काम तो आपको अलग ही पता है। अपने तो फंडे ही अलग है पढ़ाने के। अपने फंडे हैं कि भाई आपको याद करवा देते हैं, रिमेंबर करवा देते हैं। अब जिसको मीनिंग पता चल गया कि क्वेश्चन आर क्या है और इंटरव्यू क्या है, तो वो इसका डिफरेंस भी पता कर लेगा। कैसे? अभी मैं सिखा देता हूं आपको, बिल्कुल याद हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम में छपता है क्वेश्चन और अपन बना लेंगे। क्वेश्चन यार क्या है भाई? एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन होंगे, इनका आंसर देना है। यहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे से बैठ के बातें करेगा, वो खड़े रह के बातें कराए, बैठ के बातें कराए। ग्रुप ऑफ पीपल उससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उसका एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज चेक करेगा। ठीक है, या 1 to 1 होता है बेसिकली हमेशा इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, 1 to 1 होता है। क्वेश्चन यार हमेशा पूल के अंदर होगा, यानी कि लोगों से लिया जा सकता है, इट इज ऑप्शनल। ये भी 1 to 1 हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम 10 जनों को क्वेश्चन आर सबमिट कर देते हैं। अब आ जाता है डिफरेंस का पार्ट, जो मैंने कहा था आपको याद करा देते हैं। तो याद कराते हैं। चलो, क्वेश्चन आर अब ज्यादा जनों से करा रहे हैं तो एक्सपेंसिव कौन सा होगा? अरे इंटरव्यू एक्सपेंसिव होगा। क्यों? क्योंकि ये एक एक करके आ रहा है। मतलब एक इंटरव्यूअर को अगर 5 जनों का इंटरव्यू लेना है तो उसको कितना लगेगा? अगर 30 मिनट लग रहा है तो 300 मिनट है ना। अगर वो 30 मिनट ले रहा है और अगर 10 बंदे हैं तो 300 मिनट उसका टोटल टाइमिंग हो जाएगा ना, 5 घंटे करीबन।
है ना, 5 घंटे करीबन उसके ऐसे लग जाएंगे इंटरव्यू करने में। और यहाँ पे उसको अगर 30 बंदों का क्या करना है, 30 into 10 करा है, मतलब कि आप अगर कह सकते हो 30 बंदों का इंटरव्यू, और यहाँ पर अगर 30 का क्वेश्चनर कराना है तो अरे आधे घंटे में हो जाएगा, सब एक साथ पैरेलल वर्क कर सकते हैं। तो एक्सपेंसिव कौन सा है, इंटरव्यू है। टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा कौन है, इंटरव्यू है। टाइम भी इसमें ज्यादा लगेगा, एक्सपेंसिव भी ज्यादा है, लेकिन रिजल्ट किसमें ज्यादा एक्यूरेट आएंगे, क्यों, क्योंकि एक एक से बात हो रही है, तो रिजल्ट एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है, इंटरव्यू में। यानी टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, और एक्यूरेसी भी इंटरव्यू में आएगी। ठीक है, फैक्चुअल ये जो होता है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, इसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो अ ब स द यानी सब्जेक्टिव वाइज हो सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाइज होते हैं कि बताइए इसका एम क्या है। इसमें बेसिकली हम नॉलेज ही चेक कर पाते हैं, एटीट्यूड आपके लिखने से चेक नहीं हो पाता कि बंदे ने कैसे लिखा है। हाँ, थोड़ा शब्दों के जोर से अपन वर्ड के पोलाइट मैनर में लिखा है, एग्रेसिव मैनर में लिखा है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं कर पाते। यहाँ पर अपन एग्जैक्ट कर सकते हैं, मतलब मोर एक्यूरेसी किसमें है, इंटरव्यू में ज्यादा है। ठीक है, मोर फ्रूटफुल इंटरव्यू है, लेकिन डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट, एक्यूरेसी, क्वेश्चन, डेफिनेशन, मीनिंग, 4-5 पॉइंट हो गए, क्वेश्चन बन गया अपना। इंटरव्यू और डेफिनेशन यही पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पर कॉस्ट लिखा है, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं, इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन, नेचर, फॉर्म, मीनिंग। बताओ याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इतना सिंपल है। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, और ये एग्जाम में बिल्कुल आता ही है। सेकंड यूनिट पे जब मैं जाता हूं तो ये क्वेश्चन के बिना सेकंड यूनिट में मैंने आज तक कोई पेपर नहीं देखा, ना एमबीए का देखा, ना बीबीए का देखा। जब भी ये वाला टैलेंट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन तो हमेशा मिल ही जाता है, जॉब एनालिसिस, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। अभी जॉब एनालिसिस है क्या, जॉब एनालिसिस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताया था कि एक अकाउंटेंट की वैकेंसी खाली हुई। किसकी वैकेंसी खाली हुई थी, अकाउंटेंट की वैकेंसी खाली हुई थी, और वहां पर अपन को रिक्रूटमेंट करना था और फिर फाइनली सिलेक्शन करना था। एक अकाउंटेंट की वैकेंसी खाली हुई। तो याद रखिए, अकाउंटेंट की एक तो जॉब होती है, काम होता है, यानी कि उसकी पोस्ट है ना, और एक मेरे को उसकी पोस्ट के लिए क्या चाहिए, पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब मैं पर्सन की बात करता हूं तो स्पेसिफिकेशन की बात होगी, और जब मैं पोस्ट की बात करता हूं तो डिस्क्रिप्शन की बात होगी। ठीक है, तो जब मैं पोस्ट की बात करूंगा तो डिस्क्रिप्शन की बात करूंगा। लाइक कि उसकी पोस्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंट है सर, कितने एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सर, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसको, ये पर्टिकुलर बीकॉम चाहिए, एमबीए फाइनेंस चाहिए, या कोई पीजी, या कोई अकाउंट्स में डिप्लोमा चाहिए, या टैली का सर्टिफिकेट चाहिए, एमएस एक्सेल चाहिए। ये किसकी बात हो रही है, उस पोस्ट की बात हो रही है। कहां पे चाहिए, कहां पे चाहिए भाई साहब, इस जगह, उसकी जयपुर में जॉब है, वाराणसी में जॉब है, दिल्ली में जॉब है, वो लोकेशन, जॉब लोकेशन की बात होती है। आइए देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में अपन जब चेक करते हैं तो जॉब का टाइटल होता है, जॉब की लोकेशन होती है, जॉब की समरी होती है, रिपोर्टिंग किसको रिपोर्ट कर रहे हो वो जा रहा है, जॉब की ड्यूटीज, भैया क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे, कौन सी एक्सेल की शीट बनाओगे, डाटा कैप्चर कहां से करोगे, दिन भर अटेंडेंस का काम कैसे करोगे, ये जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया। जब जॉब स्पेसिफिकेशन में आया तो मैंने आपको याद करवा दिया है कि इस पे हमको क्या लेना है, यहां पर्सन की बात होगी। जब मैं इस पर पर्सन की बात कर रहा हूं तो याद रखिए, उस पर्सन का क्वालिफिकेशन, उस पर्सन का एक्सपीरियंस, उस पर्सन की ट्रेनिंग, उस पर्सन की स्किल, उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर ड्यूटीज है और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों वर्ड सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इसकी पास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स के एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई, याद रखिएगा। और ये करंट की है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, बुक्स में भी ऐसा ही लिखा हुआ है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जॉब ड्यूटीज वो अभी जो करने वाला है, मीन्स के जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटी, या वो इंप्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑलरेडी क्या अर्न करा जा चुका है, और उस जॉब के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां, नैतिक जिम्मेदारियां ऑलरेडी थी। कुल मिला के जब अपन जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो जॉब रिलेटेड बात होगी कि भैया जॉब का नाम क्या है, टाइटल क्या है, कहां कहां उसको कौन कौन सी चीज काम करनी है, वो व्यक्ति का, अकाउंटेंट होता है वो कौन सी जगह रहता है, अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदमी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में होगा। लोकेशन पता है, जॉब की समरी पता है ना, हैजार्डस यानी कि कोई मतलब कि किन परिस्थितियों में वो काम करेगा, क्या एनवायरमेंट रहता है वो है, कोई उसके अंदर रिस्क है कि नहीं है। जैसे कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो टोपी पहनो, ये हैजार्डस सिचुएशन, इसमें इतना
ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है जॉब स्पेसिफिकेशन। जब हम जॉब स्पेसिफिकेशन में बात कर रहा होता हूं तो यहां पर व्यक्ति विशेष की बात हो रही होती है, उसकी स्किल, उसके नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही होती है। ड्यूटीज छोड़ दो, चलो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से ड्यूटीज हटा दो, ड्यूटीज भी इधर लिख दो, कहाँ परेशान होना है। हर चीज बुक का पढ़े ये भी जरूरी नहीं है, कंफ्यूज ना हो। इमोशनल मीन्स के वो कितना EI इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, ऑलरेडी अपन ने HRM के अंदर पढ़ा था, एक छोटा सा टॉपिक था, कुछ को याद होगा कुछ को याद नहीं होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, उसका कैरेक्टर कैसा है, यहाँ पर उस व्यक्ति की विशेषता है, थोड़ा एंग्री है, पोलाइट है, क्या नेचर है उसका, है ना, और उसकी बेसिकली क्या डिमांड रहती है, ये सारी की सारी चीजें जॉब स्पेसिफिकेशन में रखी जाती है। अब याद रखिएगा वर्किंग कंडीशन, यानी कि कंप्यूटर मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, बैक ऑफिस जॉब रहेगी कि फ्रंट ऑफिस जॉब रहेगी, वो जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, लेकिन उसकी क्या सैलरी रहेगी, क्या पर्क दिए जाएंगे, वो जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों मिलकर जॉब एनालिसिस बनाते हैं। हाथ जोड़ दिया मैंने, अब तो आपको समझ में आ गया। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन मिलकर क्या बनाएंगे, जॉब एनालिसिस बनाएंगे। यानी कि जो अकाउंटेंट भैया हैं उनकी जॉब पोस्ट और उसकी व्यक्तिगत जो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है, और इधर जॉब डिस्क्रिप्शन। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, जब मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं तो जॉब की बात कर रहा हूं, और जॉब स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो व्यक्तिगत चीजों की बात कर रहा हूं। इससे याद करने में वो थी, बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैं फिर बोल रहा हूं, बुक में ऐसा नहीं निकाल रहा। कई बहुत से बंदे पढ़ाते भी नहीं, बताते भी नहीं कि भैया जॉब स्पेसिफिकेशन में हम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकली जब ये चीज इंप्लीमेंट करते हैं, सब लिखने के लिए बैठते हैं, तब पता चलता है अरे जॉब डिस्क्रिप्शन में तो केवल जॉब के बारे में विवेचना होगी, एक्सप्लेनेशन होगा, और जॉब स्पेसिफिकेशन में हम व्यक्ति के बारे में बात करें, उसके गुणों के बारे में कि उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ठीक है। आई होप, और ये दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, जॉब एनालिसिस बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है अट्रैक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द बेस्ट टैलेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आता है कि हाउ यू अट्रैक्ट एंड रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट। अब याद रखिएगा ये जो पॉइंट हैं ये 2022 के पॉइंट हैं। हो सकता है बुक के अंदर जो पॉइंट दिए हुए हों उनसे ये एक भी पॉइंट ना मिले या सारे मिल जाए। हो सकता है आपके पास जो बुक हो, कोई कोठारी पब्लिकेशन की कोई बुक हो, कोई है ना, तो 17, 18, 19 का कुछ भी लेना देना नहीं, 2022 की मैं बात कर रहा हूं। तो जब मैं बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा, अ ब्रॉडर जॉब वैकेंसी, जब भी हम, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बेटर टैलेंट मैनेजमेंट को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे कि वो आपकी कंपनी में अप्लाई करे। आज किसी कर्नाटक में कोई जॉब ओपनिंग निकली और मैं राजस्थान का वासी, और मेरे से पूछा गया कि भैया सर आप जाना चाहेंगे, तो मैंने कहा नहीं, वहाँ इतना रिमोट पड़ जाएगा सर, है तो भारत ही देश, हमारा प्यारा देश, लेकिन हम तो तेरे राजस्थानी, तो हमारे वहाँ जाने में थोड़ी सी तकलीफ है हमको। तो बोले कि सर फिर कैसे, तो वहां पर जब अगर पर्क अच्छा मिला, रिवॉर्ड अच्छा मिला, रिकॉग्निशन अच्छा मिला, तो यहां से पब्लिक मूव होगी, लेकिन उसको पता तो चलना पड़े कि यहाँ कर्नाटक में वैकेंसी है। आज कर्नाटक की लोकल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी रहती है, कितने लोग यूपी के जान पाते हैं, कितने लोग राजस्थान के जान पाते हैं, कितने राजस्थान की लोकल वैकेंसी के बारे में, लोकल वैकेंसी बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल नहीं, नगर पालिका, म्युनिसिपालिटी, गवर्नमेंट वैकेंसी जो लोकल लेवल पे निकलती है उसका कितने को पता रहता है, को ना कोई पोर्टल ना कोई बात। लेकिन हम तो चल रहे डिजिटल इंडिया पे, भाई एक एक वेबसाइट, अरे एक पोर्टल बनाओ, पूरा भारत देश है, एक पोर्टल बना दो जिसमें लिख दो इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, म्युनिसिपालिटी हो, किसी भी जगह की हो, नगर पालिका, पंचायत हो, छोटा सा छोटा गांव हो, वहां पर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उस पोर्टल पे उसका जॉब का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट है, ये एलिजिबिलिटी है, आप अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अरे कितना मुश्किल है कि स्टेट वाइज, और उसको अगर फिल्टर कर दिया जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उसको फिल्टर कर दिया जाए पंचायत वाइज, कितना मुश्किल है बनाना। डिजिटल इंडिया की हम बात तो करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। भैया पता चल जाएगा ना कि यहाँ इतनी वैकेंसी निकली है, एक जगह के दूसरे जने अप्लाई करने लग जाएंगे, वहां फिर नोटिफिकेशन में आप डाल दोगे स्टेट ओनली। क्यों स्टेट ओनली? हर जगह को, हर चीज को अप्लाई करना चाहिए। आप वैकेंसी में क्वालिफिकेशन डाल दो कि रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कंपनी के अंदर
यदि आपको अच्छा टैलेंट रिक्रूट करना है तो आपको आपकी जॉब वैकेंसी को ब्रॉडर करना होगा। मींस के उसको टाइम्स ऑफ इंडिया में भी दीजिए, लोकल न्यूज़पेपर में भी दीजिए, अखबार में भी, आपके ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आप करिए। तो ब्रॉडर जॉब वैकेंसी है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो वैकेंसी पहुंचे। ये नहीं कि ज्यादा निकालनी है, ज्यादा निकालने भी इसका एक मतलब हो सकता है कि नंबर ऑफ पोस्ट आप ज्यादा क्रिएट करें, लेकिन इसका जो व्यवहारिक मतलब निकलता है यानी कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन निकलता है कि अप्रोच जो हो वो वैकेंसी की ज्यादा एरिया तक हो। कैंपस रिक्रूटिंग ये एक बहुत बढ़िया तरीका है कंपनीज का आज भी, क्योंकि जो एमबीए के बंदे हैं, बीटेक के बंदे हैं, दे आर फ्रेशर्स, दे आर एंथुजियास्टिक फॉर देयर वर्क, कि मतलब कि भाई काम करना है, अब तो लाइफ में सेटल होना है, अब तो भाई पैसा बनाना है। मेरे पास ऐसे बहुत बच्चों के मैसेज हैं कि सर वो कहते हैं सर आप बताओ ऐसा कोई तरीका, हम चाहे जितनी उतनी मेहनत करने के लिए रेडी है। क्या बोलते हैं बच्चे, भले करें ना करें, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप बताइए सर पैसा कैसे बनाया जाएगा, कौन सी जॉब हमको करना है, कौन सा कोर्स हमको करना है, कैसे हम हमारा करियर एचआर में अपलिफ्ट कर सकते हैं, फाइनेंस में या मार्केटिंग में या ऑपरेशनल मैनेजमेंट में या रिटेल मैनेजमेंट में या हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, सब में पढ़ाता हूं देखो, है ना। तो किस में कर सकते हैं, तो वो पूछते हैं क्यों, क्योंकि दे आर फील एनर्जी, यंग है, यंग ब्लड है और कुछ करना गुजरने की उनकी इच्छा रहती है। तो कैंपस रिक्रूटिंग इज द मोस्ट, मैं कहता हूं कि अगर आपको रिक्रूटमेंट करना है तो यहां से करिए। बी फ्लेक्सिबल, हम तो भैया केवल इसी स्टेट के लोगों को नौकरी पे देंगे, हम तो भैया इसी सैलरी पे नौकरी पे देंगे, हम तो भैया ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब जमाना बदला है, अब लोगों की डिमांड बदली है, अब लोगों के रहन सहन का तरीका बदला है। अब उनके 9 to 9 की जॉब की जगह उनको 9 to 6 की जॉब चाहिए, वो घर को, फैमिली को भी टाइम देना चाहते हैं। आफ्टर कोरोना वो चाहते हैं कि कंस्टिट्यूटेड जॉब सिक्योरिटी भी मस्ट हो, तो भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कंपनी को, है ना। एड पर्क यानी रिवॉर्ड, उसके अलावा मतलब कि उनको कैश इंसेंटिव की जगह नॉन कैश इंसेंटिव भी, लाइक मेडिकल फैसिलिटी हो गई, लाइक हॉस्पिटल कॉलेजेस फीस हो गई, ये रिवॉर्ड भी आजकल एम्प्लॉयज को काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मेरे आपके सारे रिसेंट ट्रेंड के ऊपर बने हुए हैं। ऑर्गेनाइज कंपटीशन बनाइए भैया कि बेस्ट टैलेंट हंट, टीसीएस चलाती है, आपको मैं बता दूं, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बेस्ट टैलेंट हंट का कंपटीशन चलाती है ऑल ओवर इंडिया। लगते ही कहती है कि हम आपको 6 लाख का तो मिनिमम फ्रेशर को पैकेज दे देंगे, यानी कि 50,000 रुपए महीने की सैलरी दे देंगे। टीसीएस के कंपटीशन चलते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट में भी होते हैं और अलग से भी होते हैं। सीधा वो कहते हैं कि भैया ये आपका जॉब है। जितने एलएन आपका हो गया, जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी टीचर्स के लिए थ्रू आउट चलाते हैं, कॉम्पिटिशन्स चलाते हैं कि भैया जो बेस्ट टैलेंट है, बेस्ट टीचर्स हैं, वो वहां पर रिक्रूट हों। तो दैट इज द ऑर्गेनाइज कंपटीशन। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा है, इसमें आपको सबको पता ही है, वैसे तो फिर भी मेरा फर्ज है, लिंक्डइन की वेबसाइट के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो आज ही बनाइए, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू काफी अब पॉपुलर हो गया है। लिंक्डइन के थ्रू अब रिक्रूटमेंट काफी हाई हो गए। यदि आप में से किसी का लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट नहीं, तो प्लीज आज बनाइए। एमबीए के तो सारे बच्चों का, बीबीए बीकॉम, वैसे सारे मैं जिनको पढ़ा रहा हूं उन सब बच्चों का लिंक्डइन पे तो अकाउंट होना ही चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ सोशल रिक्रूटमेंट की एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, और यहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ जॉब भी मिल जाती है और एक कनेक्शंस भी बनते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, किसी दिन डिटेल में इस वेबसाइट पे बात करेंगे, लेकिन इस पे अकाउंट जरूर बनाएगा। जैसे आप बनाओगे आप सीख जाओगे। फेसबुक पे रहते हो, इंस्टा पे रहते हो, इस पे भी रह लो। ठीक है, एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम भी एक अच्छा टैलेंट हंट निकालने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय उसी को रेफरल करते हैं आजकल, जिससे उनकी भी गुडविल जुड़ जाती है। मींस के आज ऐसा चाचा भतीजावाद नहीं चलता है। अगर मैं किसी, वो गवर्नमेंट में चलता है, प्राइवेट में तो आज अगर मैं किसी को रिक्रूट कर रहा हूं, अगर मेरा कोई स्टूडेंट वहां पर रिक्रूट होके गया किसी XYZ कंपनी में, तो वो खुद की प्रेस्टीज तो वहां फॉलो कर ही रहा है, वो मेरी गुडविल भी लेके गया है। तो अगर वो वहां पे कोई मिसचीफ करता है या कोई शरारत उसके द्वारा वहां पर हुई, तो वो पहले कंपनी वाले उसको भले कोई एक्शन ले रहे हो, वो ये भी सोचेंगे ये किसके रेफरेंस से आया है। बट इसलिए जो बंदा होता है वो भी उन्हीं बंदों को रेफर करता है जिसकी उसकी नजर में गुडविल अच्छी होती है। तो एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट। और अगर आपका ही खुद का एम्प्लॉय किसी बंदे को ला रहा है, तो उसके साथ इसकी टीम बिल्डिंग भी अच्छी होगी और वो उसके अच्छी से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी करा सकेगा। शॉर्टर टाइम टू हायर, घंटों नहीं लगाने। आज क्या होता है, गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती, 2016 में नोटिफिकेशन आया,
ठीक है। 17-18 तक तो गवर्नमेंट ने कुछ करा नहीं, 18 में उनको याद आया चलो अब एग्जाम करा देते हैं, एग्जाम करा दिया। एग्जाम का फिर भैया रिजल्ट हमारा 2019 में आया, 2019 में आते आते रिजल्ट आया, फिर मेरिट लगी, फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे 2-3 क्वेश्चन गए, तो 20 में जाके बंदों को नियुक्ति पत्र मिला और 21 में उनकी पोस्टिंग हुई। 2016 में भरा था, 2021 में उनकी पोस्टिंग हुई। ऐसा बहुत ही वैकेंसी में हो चुका। कभी कभी 6 महीने से 8 महीने के अंदर एग्जाम करा के साल भर मिनिमम ड्यूरेशन लग जाता है पोस्टिंग होने में। कितना? साल भर तो फिर भी मिनिमम लग जाता है गवर्नमेंट वैकेंसी में। अगर आपको प्राइवेट में इतना समय लगाओगे तो नहीं चलेगा। शॉर्टर टाइम टू हायर, यानी कि आपको आपके हायरिंग की प्रोसेस फास्ट करनी होगी। तो दीज आर द मेन फंडामेंटल। हायरिंग की प्रोसेस फास्ट करना है, यानी कि कम करना, ऐसा नहीं है, फास्ट करना। आपको एजेंसीज की हेल्प लेनी होगी, आपको कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव करनी होगी, आपको जैसे उसके राउंड्स हैं उसका शॉर्टर टाइम पीरियड रखिए, थोड़ा सा क्वेश्चनर बढ़ा के स्क्रूटनिंग कम करिए। मंथ के 5-6 बंदे ले रहे थे तो 3 ही बंदे लीजिए, ठीक है। तो दीज आर द फंडामेंटल रूल्स विच एनी कंपनी सपोज टू फॉलो फॉर गेटिंग बेस्ट टैलेंट। अगर किसी कंपनी को सबसे अच्छा टैलेंट चाहिए तो ये रूल वो फॉलो करे, ऐसा ये माना गया है। आई होप क्लियर हो गया है। थोड़े टाइम में इसकी पीपीटी भी अपलोड हो जाएगी, चिंता मत करिएगा। अगले पॉइंट पे बढ़ता हूं। देखो थके तो नहीं हो, 20 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम जो है वो नजदीक आ गए हैं। तो आ गया हूं मैं स्ट्रेटेजिक ट्रेंड्स, यानी कि ये भी एक अपने आप में ही एक अलग ही क्वेश्चन बना है और ये भी 2022 का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, लेटेस्ट पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब बुक के अंदर मिल जाए तो काफी खुशकिस्मत समझिएगा। वो बुक के ऑथर ने बहुत मेहनत करके बनाई है बुक। 2022 के अंदर कौन से रिसेंट ट्रेंड ऐसे रहे जो टैलेंट मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं? 2022 के अंदर ऐसे कौन से रिसेंट ट्रेंड रहे जो टैलेंट मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक ट्रेंड्स। अब यहाँ पर तो स्ट्रेटेजिक वर्ड बड़ा है लेकिन दर्शन छोटा ही है, चिंता मत करो, सब याद करवा देता हूं मैं। 20 मिनट के अंदर अपन ने बहुत बड़े बड़े 2 क्वेश्चन निपटा दिए, तीसरा भी अपन देख रहे हैं। बस मेरे साथ पढ़ते रहो, आपके परसेंटेज 70+, 80+, 90+ सब बन जाएंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर से नहीं आता है, ये सब आपका अनुभव रहा है और सरस्वती माँ की कृपा अपने ऊपर है, इसके बाहर से नहीं आएगा क्योंकि अपन पूरा डिटेल सिलेबस कर रहे हैं। अब 2022 के अंदर कौन कौन से ऐसे ट्रेंड रहे जो टैलेंट मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं? कौन कौन से? पहला, वर्चुअल रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया। पहले नहीं होता था, वर्चुअल, ऑनलाइन। आज मेरे पास ही कितने ही इंटरव्यू मैंने गूगल मीट के थ्रू दिए हैं, मैंने जूम के थ्रू दिए हैं, मेरे को याद भी नहीं भाई कितने इंटरव्यू। और कितने ही ऑनलाइन कॉलेजेस के अंदर मैं ऑनलाइन ही माध्यम, मतलब मैं अभी तक उस कॉलेज में ऑफलाइन कभी गया भी नहीं हूं, लेकिन उसमें क्लासेस भी ली है, उससे पेमेंट भी उठाया है, मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट भी हुई है। और कभी ऐसा लगता नहीं कि उस कॉलेज में गए नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ भी काफी अच्छा इंटरेक्शन, हेल्दी बॉन्डिंग हो गई है, भले ही वो ऑनलाइन हो। तो वर्चुअल रिक्रूटमेंट इज द न्यू इमरजेंस ट्रेंड जो टैलेंट मैनेजमेंट में हुआ है। पहले नहीं हुआ करता था, पहले ऑफलाइन ही क्वेश्चनर वहां जाओ। अब तो भाई आप नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, गाड़ी बंद है, आप ऐसा करो ऑनलाइन इंटरव्यू दे दो, ठीक है, इस तारीख को ऑनलाइन इंटरव्यू दे दो। दैट इज द वर्चुअल रिक्रूटमेंट। सेकंड, रिक्रूटर वुड इन्फ्लुएंस द चेंज ओवर टू द रिमोट वर्क। अब क्या हो गया है कि रिमोट वर्क के लिए भी प्रायोरिटी बढ़ गई। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि बहुत से कॉलेजेस मेरे से संपर्क में हैं रिमोट वर्क के लिए कि 5 लेक्चर सर आप इस टॉपिक के ऊपर डिलीवर कर सकते हैं। हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया, हमारा काम है, हम कर रहे हैं। तो वो रिमोट वर्क के लिए भी वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप स्ट्रेटेजिक टैलेंट में मींस कि अगर आपका कोई बंदा जो आपके कॉलेज नहीं आ पा रहा है, वो रिमोट से काम करना चाह रहा है। अब कोई कंपनी में कोई बंदा वहां से काम नहीं कर सकता, लेकिन कोई ऑनलाइन डाटाबेस की कंपनी है, हो सकता है वेबसाइट बिल्डिंग की कंपनी हो, तो उसको वहां ऑफिस आने की जरूरत नहीं, वो घर से भी काम कर सकता है, किसी रिमोट प्लेस से भी काम कर सकता है। तो वहां पे जैसे कि एक कार देखो, मैं उस कंपनी का मतलब फैन, अब वो कार देखो का एटमोस्फियर ऐसा है कि कलीग्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ स्टूडेंट वहां पे लगे हुए हैं, उनसे बिहाफ पे मैं क्लियर बोलता हूं, देखो बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट में उनका ऐसा है कि आपको अगर कोई कोडिंग का वर्क दे दिया तो जरूरी नहीं आप अपनी सीट पे ही बैठ के करो, आप कैंटीन में चले जाओ, घर पे चले जाओ, रोड पे चले जाओ, लेकिन वो वर्क ऑन टाइम होना चाहिए। मतलब दे आर कंसर्न अबाउट देयर योर आउटपुट, नॉट कंसर्न अबाउट कि भाई कहाँ पे बैठे हो, यहाँ क्यों नहीं बैठे। उस बंदे ने कैंटीन में बैठ के फ्री एनवायरनमेंट, सोचने की समझ भी, गूगल में भी ऐसा ही है। तो बड़ी कंपनियों से सीख रहे हैं हमारी भारत की कंपनियां और आगे बढ़ रही है, तो दैट इज रिमोट वर्क। यूज देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिमोट इन रिक्रूटमेंट।
अब एआई हर जगह जुड़ गया है। अब मेरे को लगता है कुछ समय में टीचर भी एआई से आने लग जाएंगे, है ना। एआई फोटो में आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हर जगह सेंसर्स की लाइट है। कितने हमारे घर में ऐसे सेंसर की लाइट लगी, घुसते हैं भैया लाइट चालू हो जाती है, निकलते हैं सेंसर थर्मोमीटर का, उसको पता नहीं टेम्परेचर का सेंसर है, निकलते ही बंद हो जाती है। कोई आता है अलार्म बज जाता है, कोई चला जाता है अलार्म बंद हो जाता है। तो सेंसर की लाइट, सोलर की लाइट स्टार्ट हो गई है कि भैया लाइट होगी, बाहर सनलाइट होगी तो लाइट नहीं जलेगी, सनलाइट जैसे डाउन हो जाएगी, इवनिंग हो जाएगा, लाइट जल जाएगी। कॉमन चीज होगी, दैट इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल। अब रिक्रूटमेंट में भी इसको जोड़ दिया गया। मींस कंप्यूटर डिसाइड कर लेता है आपकी पर्सनैलिटी, आपके मार्क्स, आपके वे ऑफ बिहेवियर देख के कि आप कंपनी के प्रति लॉयल रहेंगे नहीं रहेंगे। हर चीज कंप्यूटर नहीं कर सकता, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन कंप्यूटर की उसकी चांस बढ़ता देता है कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि आनंद जो है वो आपकी कंपनी में लॉयल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो कंप्यूटर बता देता है। इसका नॉलेज ऑफ लेवल इज सर्टेन कंपनीज में इतने और रिक्रूटमेंट आए उनसे इतना ज्यादा है या इतना कम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली जाती है। बेसिकली आर्मी में इसका काफी आजकल प्रॉम्प्ट यूज हो रहा है। प्रॉम्प्ट यूज क्यों? क्योंकि पैनिक सिचुएशन में आप कैसे क्रिएट करोगे, उसमें एक्यूरेट डेटा काफी जरूरी होता है। एक्विजिशन, दिस इज द मोस्ट इनोवेटिव टेक्निक मैं कह सकता हूं। एक्विजिशन में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी है, अब मान लेते हैं एबीसी कंपनी है, ये मिस्टर पिंटू की छोटी कंपनी है। ये यहाँ देखती है कि मिस्टर पिंटू साहब के यहाँ 3 बंदे काफी कर्मठ कर्मचारी हैं,